ये महिला आरक्षण विधेयक के बारे में और उससे जुड़ी हुई ओबीसी एवं अन्य वर्गों की क्या-क्या चिंताएं हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ में जानेंगे कि क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, किन किन क्षेत्रों में आरक्षण मिलने वाला है और इस विधेयक का क्या नाम रखा गया है। तो सबसे पहले जो जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 है, इसका नाम रखा गया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। क्या नाम रखा गया है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम। और ये जो अधिनियम है, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विपरीत भारतीय संविधान की लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं में ओबीसी को लेकर के जो आरक्षण की व्यवस्था जो है वो नहीं किया गया है। जबकि एससी और एसटी के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी के चलते कुछ ओबीसी के वर्गों के लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है। तो चलो हम लोग आओ देखते हैं क्या क्या प्रश्न है ओबीसी के। जैसे जो ओबीसी का वर्ग है, उसकी आबादी का कुल आबादी का हिस्सा कितना परसेंट है? 41% है। फिर भी ओबीसी को आरक्षण कितना परसेंट मिल रहा है? 27% मिल रहा है। 17वीं लोकसभा में अगर ओबीसी को देखोगे तो समुदाय से लगभग कितने लोग हैं? 120 लोग ही आते हैं। और जो संसद के सभी सीटों का कितना परसेंट है? 22% है। फिर भी ओबीसी को आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। एक तरफ देखोगे कि ओबीसी के पॉपुलेशन कितना परसेंट है? 41% है। फिर आरक्षण कितना मिला? 27% मिला। और ओबीसी में जो लोकसभा में और राज्यसभा में या संसदीय जो जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ जो वर्तमान में चल रही है, इसमें कुल कितने ओबीसी के कितने परसेंट लोग हैं? 22% लोग ही हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके चलते ओबीसी के लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो चलो अब हम लोग एक एक करके जानते हैं इन प्रश्नों का क्या जवाब है, क्या कारण है और क्या निवारण है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं महिला आरक्षण विधेयक के बारे में। यह जो संविधान का 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। कौन सा नंबर पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा नंबर है ये जो महिला आरक्षण विधेयक जो लाया गया है, ये कौन से नंबर का संविधान संशोधन विधेयक है? तो ये 128वें नंबर का संविधान संशोधन विधेयक है। तो 17वीं लोकसभा या वर्तमान लोकसभा जो चल रही है उसमें कुल कितने महिला सांसद हैं? 82 महिला सांसद हैं। इनका कुल परसेंटेज कितना निकालोगे तो आता है लगभग 15.2% आता है। जबकि राज्यसभा में कुल कितना महिलाएं हैं? तो 31 महिलाएं हैं। तो इनका कुल परसेंटेज निकालोगे तो कितना आता है? 13% आता है। इन्हीं चीजों को देखते हुए इस आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हाँ, इसका उद्देश्य लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना है। कितना? 1/3। मतलब अगर 100 सीटें हैं तो उसका 1/3, मतलब 33.33 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। अगला चीज है, इस विधेयक के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले 96 में, 98 में, 2009 में, 2010 में, 2014 में भी प्रस्तुत किया जा चुका था, लेकिन इसको कभी पारित नहीं किया गया था। क्यों? कारण था कि टोटल लोगों का दो टू थर्ड मेंबर की जो प्रेजेंट एंड वोटिंग के टू थर्ड चाहिए, जो टोटल के 50% प्लस होना चाहिए। मतलब ये एक तरीके का स्पेशल प्रकार का विधेयक है जिसमें ये व्यवस्था करने के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 368 के तहत प्रेजेंट एंड वोटिंग का टू थर्ड, जो टोटल की जो नंबर होना चाहिए उसके 50% से कम ना हो, इतनी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती थी। और इसी सिचुएशन को देखते हुए हमारा जो ये संविधान संशोधन विधेयक था ये बहुत दिनों से हमारे पार्लियामेंट में अटका हुआ था। हाँ, कुछ नए संविधान जोड़े गए हैं जैसे 330 330 ए जोड़ा गया। इसके माध्यम से लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से 332 ए जोड़ा गया है। इसमें माध्यम से विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से 239 ए जोड़ा गया है। इसके माध्यम से दिल्ली जो जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी तरह 334 ए जोड़ा गया है। इसके माध्यम से परिसीमन और जनगणना की बात भी कही गई है। हाँ, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि जो एससी या एसटी का जो आरक्षण लोकसभा में चलता है, ये 10-10 साल के लिए चलता है। हर 10 साल बाद इसको बढ़ाया जाता है। किंतु महिला आरक्षण की जो समय अवधि रखी गई है वो 15 वर्ष रखी गई है।
कहने का मतलब जब भी लागू होगा तो एक बार में 15 वर्ष के लिए लागू होगा। उसके बाद हर 15 वर्ष सरकार अगर चाहेगी तो पार्लियामेंट के माध्यम से अप्रूवल लेकर के हर बार 15 साल के लिए बढ़ा सकती है। और जो आरक्षण सीटों का रोटेशन होगा हर परिसीमन के बाद, जब परिसीमन होगा, परिसीमन का मतलब होता है सीट राज्यों में सीटों का निर्धारण करना। तो हर परिसीमन के बाद सीटों का रोटेशन चलता जाएगा। अब आगे देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक समिति बनाई गई थी 1971 में। उसके बाद मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई 1987 में। और महिलाओं की स्थिति को लेकर के एक और समिति बनाई गई थी 2013 में। तो ये कुछ बड़ी समितियां हैं जिनके रिपोर्ट के आधार पर या जिनके रिकमेंडेशन के आधार पर ही इस महिला आरक्षण बिल को प्रेजेंट किया गया था। अगला देखें तो इस जो रिपोर्ट पर चुनौतियां क्या क्या है। इसको लागू करने के लिए एक बेसिक कंडीशन रखी गई है कि 2021 के बाद जो जनगणना होगी, उस जनगणना जब पूरा हो जाने के बाद एक अनिवार्य रूप से परिसीमन होगा। मतलब राज्यों में सीटों के आवंटन का एक तरीके से फिर से पुनः जांच होगी। और उसके बाद आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मतलब ये 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू होने नहीं जा रहा है। तो एक कई चिंताओं में से एक चुनौतियां या चिंताएं ये भी हैं कि 2021 की जनगणना 2023 आ गया है, नहीं हो रही है। लग रहा है 2024 के चुनाव तक भी ये नहीं हो पाएगी। तो जब जनगणना ही नहीं हो पाएगी तो प्रसीमन भी नहीं हो पाएगा। और जब तक डिलिमिटेशन कमीशन बन के प्रसीमन नहीं करने का, तब तक ये जो आरक्षण विधेयक पारित भी हो गया है, ये एक्टिव नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, राज्यसभाओं में राज्यसभा में जो हमारी पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो जो अलग और एक जो राज्यों में जाओगे तो एक होता है, अगर स्टेट लेवल पर जाओगे तो एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा। एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो इस देखो दो ही जगह लागू किया गया है, कहाँ? संसद में हमारे निम्न सदन में, और राज्यों में हमारे उच्च सदन में। ना तो राज्यसभा के लिए व्यवस्था की गई है, ना तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के विधान परिषद के लिए व्यवस्था की गई। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये अभी भी हमारे ऑल ओवर जो महिलाओं का परसेंटेज होने वाला है वो कम ही रहने वाला है। कहने का मतलब है पूर्ण रूप से ये आरक्षण व्यवस्था अप्लाई नहीं की गई है या लागू करने के लिए पास नहीं किया गया। अगला देखें तो वर्तमान में यूएनओ की रिपोर्ट देखें तो भारत में और दुनिया में महिलाओं की लॉ मेकिंग में कितनी स्ट्रेंथ है। तो सबसे ज्यादा रवाडा एक कंट्री है अफ्रीका का। इसमें 61% वुमेन्स ही है कि लॉ मेकिंग बॉडी में, मतलब इनकी जो पार्लियामेंट में जाओगे तो कितनी परसेंट है? 61% है। ऐसे क्यूबा, जिसकी हवाना राजधानी है, क्यूबा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इस क्यूबा में 53% लोग जो जो लॉ मेकिंग है वो वुमेन्स ही हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना, ये वेस्ट इंडीज के कंट्री है। अगला देखोगे निकारगुआ में भी कितना परसेंट है? 52% है। तो ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जिनमें अभी भी वुमेन्स पार्टिसिपेशन जो है वो 50% प्लस है। कितना है? 50% प्लस है। अगर अपने आसपास में देखें तो भारत से ज्यादा वुमेन्स पार्टिसिपेशन बांग्लादेश में भी है और पाकिस्तान में भी है। साथ में अगर हम रैंकिंग में देखें कि ऑल ओवर जो लॉ मेकिंग बॉडीज में इंडिया की क्या रैंकिंग है, तो इंडिया की रैंकिंग है 144 आउट ऑफ 193। 193 देशों में भारत की 144वीं रैंक है, जो भारत में महिला आरक्षण की बदतर स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि महिलाओं का ओवरऑल परसेंटेज कैसा है या कैसे है। तो हम अगर देखें एमएसएमई के सेक्टर में जो वुमेन्स हैं, उनका जो टोटल पार्टिसिपेशन है वो 20.37% है। क्योंकि स्टार्टअप में जाओगे तो 10% है। और वुमेन्स का जो फाउंडेशन स्टार्टअप में जो उनको पार्टिसिपेशन कर रही हैं वो 23.5% है। साथ में अगर हम देखें कि 11% जो जो वुमेन्स हैं वो एम्प्लॉय हैं। 13 पर जो अभी 30 जो 13% चल रहा है। तो फर्दर 14% वुमेन जो है वो सेक्रेटरी या आईएएस लेवल की हमारी अधिकारी हैं। तो देश में यहाँ पर भी महिलाओं की स्थिति खराब चल रही है। फिर आगे देखें तो इलेक्शन कमीशन की नई रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान में हमारी केवल 10.5% वुमेन्स ही पार्लियामेंट में अभी एक्टिव है। और साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव का अगर एवरेज लिया जाए तो ये संख्या केवल 9% पर जाकर के सिमट जाती है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे
तो हमारी जो वुमेन्स पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम सा है। साथ में अगर हम नेपाल में देखें, नेपाल में जो जो पोजीशन है वो 36वीं है, कि इंडिया की कितना पोजीशन है, 144 है। तो भारत की स्थिति अपने पड़ोसी राज्यों नेपाल से भी कमजोर है। साथ में देखेंगे, अगर साउथ एशिया का पूरा ऑल ओवर देखा जाए तो लगभग 32.7% जो है वो वुमेन्स हैं एक्टिंग लॉ मेकिंग में। इंडिया जो है वो कितना पार्टिसिपेशन रखता है, 14.4%। पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे है। साथ में देखोगे फ्रांस, कोरिया, नेपाल जैसे देशों में, जहाँ इस तरीके का कोई कोटा स्पेशल नहीं है, पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं किया गया, हाँ वहाँ पार्टी लेवल पर कोटा चलता है। वहां भी जो वुमेन्स की पार्टी लेवल पर 50% का कोटा चलता है, ना कि स्टेट लेवल पर। वहां भी महिलाओं की एक अच्छी पोजीशन देखने को मिलती है। अदर कंट्री जाओगे, अर्जेंटीना, मैक्सिको, कोस्टरिका में भी वुमेन्स पार्टिसिपेशन 36% के आसपास है। ऐसे आगे देखोगे, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, जर्मनी, इन जगहों पर भी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेहतर है। 44.8% currently नेशनल असेंबली मेड द वुमेन्स साउथ अफ्रीका ऑफ द ग्रेट हिस्ट्री। तो साउथ अफ्रीका की जो देश है उसमें भी जो महिलाओं की जो जो पार्टनरशिप है या भागीदारी है वो लगभग 45% है। साथ में अदर कंट्री में देखें तो स्वीडन में कितना है, 46% है। नॉर्वे में कितना है, 46% है। साउथ अफ्रीका में कितना है, 45% है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में देखें तो 38% है। फ्रांस में भी देखें 38, 35। इन सारे देशों में अगर जाओगे तो वुमेन्स पार्टिसिपेशन बहुत बेहतर है। और कहीं ना कहीं जो ये कंट्रीज हैं, ये ह्यूमन राइट को लेकर के या या ग्रोथ को लेकर के या डेवलपमेंट को लेकर के एक तरीके के चोटी के देश हैं। तो चलो और हम लोग आगे देखते हैं। थैंक यू। इस क्लास को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।